हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज के वीडियो का मुद्दा है हमारा ओवरहेड्स चैप्टर का रिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओवरहेड्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे, पर इस लेक्चर में हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग अच्छे से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में लार्जेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकालते हुए हम लोग ओवरहेड्स का पूरा रिवीजन कर ले। बच्चे पूछ रहे थे भैया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अलग वीडियो में, क्वेश्चन अलग वीडियो में, ऐसा रिवीजन हमारा क्यों चल रहा है? रिवीजन का पर्पस बड़ा सा सिंपल है, अलग अलग रखने का, कि क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम के टाइम पे नहीं कर सकते। तुमको एग्जाम के बीच में एक दिन का गैप मिला है, वो एक दिन के गैप में यू प्रेफर रिवीजन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर डूइंग द क्वेश्चंस। तो अगर मैं एक कॉन्सेप्ट करा के फिर एक कॉन्सेप्ट समझा के फिर क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, तो एक फ्लूइड रिवीजन नहीं हो पाएगा। पर एग्जाम के एक दिन पहले इफ यू वांट टू रिवाइज अ पर्टिकुलर चैप्टर और इफ यू वांट टू रिवाइज द होल चैप्टर, एक एक करके सारे चैप्टर तुमको रिवाइज करना है, तो तुम सिर्फ रिवीजन वाली वीडियो देखोगे, क्वेश्चन वाली वीडियोस को स्किप कर दोगे। तो इसलिए मैं रिवीजन अलग वीडियो में करा रहा हूँ, क्वेश्चन अलग वीडियो में करा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर ओवरहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन आता है, जहां पर दो टाइप की समरीज बनानी होती है, प्राइमरी समरी और सेकेंडरी समरी। क्या होता है बेसिकली, ओवरहेड्स का खर्चा जो होता है ना, वो एज अ होल होता है। तो अब एज अ होल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है। तो उस ओवरहेड्स के जो खर्चा होता है उसको एक आइडियल सुटेबल बेसिस लेके हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट कर देते हैं कि भाई इतना खर्चा आपका, इतना खर्चा आपका, इतना आपका। फॉर एग्जांपल एज अ होल मैं ऑर्गेनाइजेशन का 1 लाख रुपए रेंट देता हूं पर मंथ, पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो उनका कितना कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, उस बेसिस पे उस रेंट को मैं डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट कर दूंगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम लोगों को कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हो रहा है, कोई ज्यादा खर्चा तो नहीं करवा रहा है या कोई कम खर्चा तो नहीं करवा रहा है, मतलब कौन कॉस्ट एफिशिएंट है, ये चीजें चेक करने के लिए मेरे को डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को क्या करनी पड़ती है, एलोकेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग समरीज बनाते हैं जो दो टाइप की होती है, प्राइमरी समरी एंड सेकेंडरी समरी। प्राइमरी समरी इज फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस अमंग प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्राइमरी समरी के अंदर क्या करते हैं, हम लोग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे मैं भी रेंट का एग्जांपल दिया, कभी कभी क्या होता है अपोर्शनमेंट भी करना पड़ता है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप पर यूनिट बेस, मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका खर्चा इतना है। जैसे मान लो प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट को, P1 एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को एक एडिशनल मशीनरी का इस्तेमाल लगा। अब वो एडिशनल मशीनरी के लिए हमको 50,000 का खर्चा करना पड़ा। तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये 50,000 का खर्चा डिपार्टमेंट P1 के वजह से हुआ है, तो हम ये 50,000 का खर्चा P1 डिपार्टमेंट में ही डाल देंगे। तो दैट इज व्हाट नोन एज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब हमको इजीली पता है कि कौन से डिपार्टमेंट को खर्चा क्या कर देना है, कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा डाल देना है। बट अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को इजीली नहीं पता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा खर्चा एलोकेट करना है, इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है। तब फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, एक एप्रोप्रिएट बेस लेना पड़ता है और उस बेसिस पे हम लोगों को उस खर्चे को सारे डिपार्टमेंट्स पे क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। सो दैट इज नोन एज अपोर्शनमेंट। ठीक है, सेकेंडरी समरी में हम लोग क्या करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट्स बनाता है और उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के हम पैसे कमाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है, ना कि बाहर की दुनिया को। ठीक है, जैसे मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो देगा, टिप्स देगा कि कैसे आप कॉस्ट को कम कर सकते हो। वो बाहर वालों को सर्विस नहीं दे रहा है, तो उसको उसको जो मेरे को सैलरी देनी पड़ी, वो सैलरी में कहां से रिकवर करूंगा, ये प्रोडक्शन जो किया है मैंने उसी में से तो रिकवर करूंगा ना। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उसके अंदर जो भी खर्चा होता है उसको मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ ही ऐड कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे ऐड हो चुके हैं, तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब मैं रिकवर करूंगा सेल करके, तो उससे मेरा सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, तो वो सेकेंडरी समरी होती है। प्राइमरी समरी का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स आपको बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट। ठीक है, P1 P2 P3 मैंने एग्जांपल ले लिया और S1 S2, मतलब मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अब यहां पर आपको जो जो खर्चे दिए रहेंगे अप्रोप्रिएट बेसिस पे आपको बांट देना है। ठीक है, अलग मतलब जैसे डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी पे बढ़ता है कि कितनी वैल्यू ऑफ मशीन है उस बेसिस पे डेप्रीसिएशन होता है। तो ये सब चीजें, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट बेसिस लेके आपको सारी चीजों को बांटना है। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, मैंने स्पेशली लिख के भी रखा है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गलती से भी मत डाल देना अगर क्वेश्चन में दिया होगा उसके बावजूद। क्यों, रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स नहीं होता है, प्राइम कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, ओवरहेड्स थोड़ी होता है वो। तो ये ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड हो चुका होगा। ठीक है, तो यहां फिर से डालने की जरूरत नहीं है जब प्राइमरी समरी बनाओगे। हाँ भाई,
सर्विस डिपार्टमेंट के केस में प्राइम कॉस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो उनका अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये इनडायरेक्ट है। इसका मतलब ही क्या है, ये इनडायरेक्ट है। ये सर्विस डिपार्टमेंट वालों के लिए डायरेक्ट था, हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए इनडायरेक्ट है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट थोड़ी ना एक्टिवली प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको हम जो भी एक्सपेंसेस उनके ऊपर बियर करते हैं वो हम लोग एडमिन खर्चे बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, तो वो खर्चे जरूर से डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट में जरूर से ले लेना, प्रोडक्शन में गलती से भी मत ले लेना। ठीक है, ओके भैया। फिर आते हैं हम सेकेंडरी समरी में। प्राइमरी समरी का इतना ही फॉर्मेट है, फिर उसके टोटल लगा दो और टोटल में आपको सारे डिपार्टमेंट्स का प्राइमरी समरी का टोटल मिल जाएगा। फिर आते हैं सेकेंडरी समरी में। तो सेकेंडरी समरी बनाने के 3 मेथड आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है स्टेप लैडर या स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन रेसिप्रोकल मेथड, तीसरा होता है रेसिप्रोकल मेथड जिसके अंदर 2 है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, आप सबसे पहले लिख लो टोटल ऑफ प्राइमरी समरी चारों डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन सर्विस 4 5 3 जितने भी डिपार्टमेंट हो, सबसे पहले 3 तो होते ही नहीं है, जनरली 4 या उससे ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्राइमरी समरी आप लिख लो सबसे पहले। फिर डायरेक्ट मेथड बोलता है सर्विस 1 डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हैं उसको माइनस करो। मतलब जैसे मान लो 10,000 के खर्चे थे, तो 10,000 के खर्चे को यहां से हटाओ और प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट में जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको उसमें बांट दो। सर्विस 2 को देना है क्या, नहीं, सर्विस 1 का एक्सपेंस प्रोडक्शन में डाल दो, सर्विस 2 से क्या लेना देना। ये बोलता है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। फिर अब ये तो नील हो गया भाई, 10,000 यहां था, 10,000 नेगेटिव नील हो गया। अब सर्विस 2 के जो खर्चे हैं उसको यहां से माइनस करो और प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 में जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ उसे बांट दो, दैट्स इट। इसका टोटल लगा लो, ये दोनों तो नील हो गए। तो ये बोलता है डायरेक्ट मेथड, एग्जाम में आता है बिल्कुल एकदम एकदम मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट मेथड है, पर सिलेबस में तो करना पड़ता है। दूसरा है स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड क्या बोलता है, एक एक करके देखना ध्यान से। आपको प्राइमरी समरी का टोटल लिख लेना है, बिल्कुल भैया बिल्कुल लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो सर्विस डिपार्टमेंट 1 को जब आप पोर्शन कर रहे हो तो आप यहां से माइनस करोगे और सारे डिपार्टमेंट्स में बांटोगे। किसमें बांटोगे, सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस हो। बस यही एक अंतर है डायरेक्ट और इसमें, कि वहां पर ये एक सर्विस से हटा के दूसरे सर्विस को कभी नहीं देगा, सिर्फ प्रोडक्शन को बांटेगा। ये क्या करेगा, पहला सर्विस को हटाएगा, प्रोडक्शन को भी दे देगा, सर्विस को भी दे देगा। फिर सर्विस 2 को हटा रहा है तो प्रोडक्शन को देगा और उस सर्विस को देगा जो अभी तक नील नहीं हुआ है। जो नील हो गया उसको फिर से हम लोग छेड़ेंगे थोड़ी ना, जो डिपार्टमेंट सो चुका है उसको क्यों उठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट याद रखना नील हो जाएगा उस पे नहीं बांटना, उस पे बिल्कुल नहीं बांटना। पर हाँ, जो डिपार्टमेंट अभी भी कुछ बैलेंस चल रहा है, जिस डिपार्टमेंट का, जिस सर्विस डिपार्टमेंट का, उस पे आपको बांटना है। देखो भाई साहब, प्रोडक्शन में तो बांटना ही बांटना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब सर्विस 1 माइनस किए तो इसमें भी कुछ बैलेंस था, इसमें भी कुछ बैलेंस था। तो जब सर्विस माइनस किए हम प्रोडक्शन को भी देंगे और उन सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी देंगे जिनमें कुछ बैलेंस है। उसके बाद जब सर्विस 2 बट रहा था तब सर्विस 2 देखा अरे सर्विस 1 में तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो इसको वो नहीं देगा। हाँ, पर वो देखा सर्विस 3 में बैलेंस है तो सर्विस 3 को वो देगा। ठीक है, तो यहां से माइनस होकर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को चला जाएगा। फिर सर्विस 3 जब बटेगा तो वो ये दोनों को इग्नोर करेगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी नील हो चुके हैं। तो नील हो चुके हैं तो फिर से देने की जरूरत नहीं है, नील हो चुके हैं तो फिर से देने की जरूरत नहीं है। तो यहां से माइनस करके सिर्फ प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट को दे देगा, ये इनका टोटल आ जाएगा, बाकी सारे नील हो जाएंगे। तो ये हो गया स्टेप लैडर मेथड। और स्टेप लैडर मेथड का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि बाई चांस तुमको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है कि प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 S1 S2 S3, बोल रहा है सर्विस 1 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन 1 को भी देगा, प्रोडक्शन 2 को भी देगा, सर्विस 2 को भी देगा। ठीक है, अपना अपना हिस्सा। वैसे ही सर्विस 2 डिपार्टमेंट के एक्सपेंस P1 को भी जाएंगे, P2 को भी जाएंगे, बस 2 लोग को जाएंगे। और वैसे ही सर्विस 3 के जो ओवरहेड्स हैं वो P1 को जाएंगे, P2 को जाएंगे, S1 को जाएंगे, S2 को जाएंगे, 4 लोग को जाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले S1 को बांट दो, फिर S2 को बांट दो, फिर S3 को बांट दो। यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आई एम टेलिंग यू, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी देनी है। जो डिपार्टमेंट अपने एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को अपोर्शन करता है, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस देता है उसको आपको रैंक 1 में रखना है। तो यहां देखो सर्विस 3 डिपार्टमेंट 1 2 3 4 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, सर्विस 1 1 2 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, और सर्विस 2 1 2 2 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप रैंक करो, ये 4 को दे रहा है तो रैंक 1, ये 3 को दे रहा है तो रैंक 2, और ये 2 को दे रहा है तो रैंक 3। अब इस बेसिस पे आपको अपोर्शन करना है। तो ये देखो
सबसे पहले मैंने सर्विस 3 को माइनस किया और ये चारों डिपार्टमेंट को बांट दिया। अब ये बंदे नील हो गए हमारे, तो अब इनको इग्नोर कर दो, नील हो गए हैं। फिर सर्विस 1 को बांटा, ये देखो ये 3 डिपार्टमेंट्स को दे दिया। फिर अब ये भी नील हो गए, ये भी नहीं, दोनों को इग्नोर ही करना। फिर अब सर्विस 2 को बांटा और ये दोनों को दे दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्टेप लैडर का। स्टेप लैडर का सबसे क्या बोलूं मैं, एकदम भयानक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, S1 S2 S3 लाइन से बांट के आ जाता है। अरे मेरे देवता लोग, समझो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा, जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप रैंक 1 में रखोगे, अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करोगे। फिर आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या बोलता है, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख लो सारे डिपार्टमेंट्स का। फिर जब S1 को माइनस करोगे, बांटोगे, तो S1 को छोड़ के जितने डिपार्टमेंट है सबको बांट देना, सबको बांट देना। फिर S2 को जब बांटोगे, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, कभी भी जब रेसिप्रोकल मेथड हम लोग कर रहे होंगे, रेसिप्रोकल मेथड मतलब चाहे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करे चाहे साइमल्टेनियस इक्वेशन करे, 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट होंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट होंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। उसका रीजन एंड ऑल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रेगुलर क्लास में विल एक्सप्लेन, विल ट्राई टू इलैबोरेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट दिस इज अ रिविजनरी बैच, सो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर। होप सो तुम लोग को लॉजिक इसका पता होगा, ठीक है। तो ये S1 बटेगा, 1 2 3 डिपार्टमेंट को बढ़ गया, सबको, अपने आप को छोड़ के सबको बांट दिया। फिर S2 बटेगा, तो ये भी सबको बटेगा। पिछले में क्या हो रहा था, एक बार जो नील हो गया वो नील हो गया, उसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में दूसरा। यहां पर तो भाई बट ही नहीं रहा था, ठीक है। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को यहां कुछ दे ही नहीं रहा था, यहां पर एक सर्विस दूसरे सर्विस को दे रहा था, पर एक बार सर्विस डिपार्टमेंट नील हो जाए फिर उसको हम इग्नोर मार दे रहे थे। यहां पर वैसा केम नहीं है, यहां पर और आगे बढ़ गए कि S1 बांटा तीनों को, फिर जब S2 बांटा तो वो भी तीनों को बांटा, मतलब S1 के नील होने के बावजूद उसको S2 ने अपना शेयर दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अब S1 में फिर बैलेंस आ गया है, तो S1 फिर बटेगा, सबको बटेगा, बोलते हैं ना कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, तो इधर भी सब में बट रहा है, ठीक है। फिर S1 S2 के पास फिर बैलेंस आ गया, तो S2 फिर बटेगा, फिर ये सबको बटा। भैया तो ये कब तक करते रहेंगे हम लोग, साफ गेम चल रहा है क्या, खेलते जाएंगे खेलते जाएंगे, नहीं। इसका आपको 3 कंप्लीट राउंड्स करना है, आपको इसके 3 राउंड्स करने हैं। कितने राउंड्स करने हैं, 3। ये देखो S1 S2 1 राउंड, S1 S2 2 राउंड, S1 S2 3 राउंड। ऐसे जब तीसरे राउंड का S2 डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे होगे, तो उस टाइम पे S2 से माइनस करके इसको कुछ मत देना जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के। वैसे भी आंसर बहुत पॉइंट में आ चुका होगा तब तक, इसको कुछ मत देना, प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 को बस दे देना, ठीक है। प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन, जब तुम थर्ड राउंड के S2 में चल रहे होगे तब S1 को मत देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया, ये दोनों नील हो गए। तो ये होता है तुम्हारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओवरहेड इन अ रिपीटेटिव मैनर। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो इसको मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं कुछ लिखा तो नहीं हूं यहाँ पर। मान लो S1 के ओवरहेड्स 50,000 है और S2 के ओवरहेड्स 30,000 है, मान लो, और आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 सर्विस 1 सर्विस 2। तो सर्विस 1 प्रोडक्शन 1 को 40% देता है, प्रोडक्शन 2 को 30% देता है, और सर्विस 2 को 30% देता है। ऑफ कोर्स अपने आप को तो कुछ नहीं देगा। और वैसे ही सर्विस 2 P1 को 50%, P2 को 30% और S1 को 20% देता है। टोटल करके देख लो 100 होता है, टोटल करके देख लो 100% होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 को ले लेते हैं X और टोटल ओवरहेड्स ऑफ S2 को ले लेते हैं हम लोग Y, ठीक है। फिर हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 इज इक्वल टू 50,000 तो होगा ही होगा भाई, 50,000 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो S1 का ओवरहेड्स 50,000 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट S1 का ओवरहेड्स कितना होगा, 50,000 प्लस 20% ऑफ S2, क्योंकि उसके खुद के खर्चे तो है ही है, नो डाउट। S1 के खुद के खर्चे तो है ही है, बट S2 का भी 20% S1 को अपोर्शन होगा, S2 का भी 20% S1 को अपोर्शन होगा। वैसे ही S2 के अपने खुद के खर्चे तो है ही है, उसके अलावा S1 का 30% S2 को जाएगा, S1 का 30% कच्चा S2 को जाएगा। अब इस चीज को तुम समझना बहुत गहराई से, S1 का टोटल खर्चे का 30% जाएगा और S2 के टोटल खर्चे का 20% जाएगा। तो ये टोटल खर्चा मैंने क्या एज्यूम किया है, X और Y एज्यूम किया है, X और Y एज्यूम किया है। तो टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 50,000 तो है ही है, प्लस 20% ऑफ Y है, सॉरी प्लस 20% ऑफ Y है। Y क्या है, S2 के खर्चे,
तो 20% ऑफ S2, 20% ऑफ S2। वैसे ही यहां पर देखो y इज इक्वल टू 30,000 तो है ही है, प्लस 30% ऑफ x, और x क्या है, x 30% ऑफ x यानी कि S1 का 30%। तो ऐसे करके अपन दो इक्वेशन बना लेते हैं, ऐसे करके हम लोग ये देखो दो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? यस भैया, x और y की वैल्यू आ गई तो तुम लोग ओवरहेड्स अपोर्शन कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब यहाँ देखो मैंने एक नोट लिख के रखा है, इफ क्वेश्चन डजंट मेंशन व्हिच मेथड टू अप्लाई देन वी विल अप्लाई इक्वेशन मेथड अगर दो सर्विस डिपार्टमेंट है तो, और स्टेप लैडर मेथड अगर मोर देन दो सर्विस डिपार्टमेंट है तो। मतलब बाई चांस अगर 3 सर्विस डिपार्टमेंट है या 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, वैसे होता नहीं है, 3 होता है मैक्स टू मैक्स, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, पर 2 से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है तो अपन स्टेप लैडर मेथड में जाएंगे, डायरेक्ट मेथड में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर 2 सर्विस डिपार्टमेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इक्वेशन मेथड को देना, बट अगर तुम्हारा मन करेगा एग्जाम में तो आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हो, पर मेरे को ये पर्सनली लेंथी लगता है। अब मैं मैथ स्टूडेंट हूं तो मेरे को इक्वेशन ज्यादा इजी लगता है, तो मैं इक्वेशन को प्रेफरेंस देता हूं और आपको भी वही सिखाता हूं कि इक्वेशन को ही प्रेफरेंस दो, बट यू कैन ऑल्सो यूज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इफ 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स आर देयर। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट इन केस ऑफ सेकेंडरी समरी। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन सेकेंडरी समरी के केस में बोलेगा एब्जॉर्प्शन रेट भी बता दो लगे हाथ, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी समरी का टोटल ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना जो भी बेस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मे बी मशीन आर, लेबर आर, एक्सेट्रा, तो आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। ठीक है, यस भैया। चलो नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन से याद आ गया, एब्जॉर्प्शन रेट के हम लोग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट एक अपने आप में डेडिकेटेड टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो कैसे निकालते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, जो भी आपका ओवरहेड्स का अमाउंट होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो भी बेस हमें क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन जैसे अगर आप देखोगे तो सी इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में भी डेडिकेटेड क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन रेट के ऊपर, कि आप बताओ कि एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, और डिफरेंट मेथड्स क्या थे, यही सारे थे, है ना। तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ ओवरहेड होता है उसको आप डिवाइड कर दोगे बेस से जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इनटू 100 तभी करना जब आप कैलकुलेशन रुपीस के टर्म्स में कर रहे हो। अगर आपका बेस आर से तब भाई इनटू 100 मत कर देना, कृपा बरसाना, पर आर रेट निकलेगा ना। अगर आप आर से डिवाइड करोगे तो रेट आपका पर आर निकलेगा, और अगर आप किसी अमाउंट से कर रहे हो, किसी अमाउंट से, तो आप इनटू 100 कर देना ताकि आपका आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन रेट। अब एब्जॉर्प्शन रेट काहे के लिए यूज होता है, क्वेश्चन पूछता है कितना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, जनरली क्वेश्चन अंडर एब्जॉर्प्शन का ही आता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के बराबर में है तो आपने कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये केस कभी एग्जाम में दिखता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब ओवरहेड से ज्यादा है तो आपने अंडर एब्जॉर्प्शन की है, अंडर, क्योंकि आपका एक्चुअल ओवरहेड यहां पहुंच गया, आपने पूरे साल में एब्जॉर्प्शन यहां पर की है, तो ये चीज को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब ओवरहेड से कम है तो सिचुएशन में आपने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया, आपने एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर दी है, एक्चुअल में खर्चा कम हो गया, एक्चुअल में खर्चा कम हुआ, एब्जॉर्प्शन आपने ज्यादा कर ली है। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी आपका बेस होगा मल्टीप्लाई कर देना ओवरहेड रिकवरी रेट के साथ। जो भी आपका बेस होता है ना, मतलब पर आर बेस होगा या मटेरियल होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना ओवरहेड रिकवरी रेट से। ये देखो ओवरहेड रिकवरी रेट हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। अच्छा भैया ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन हम लोग करते क्यों है, एक्चुअली क्यों नहीं, एक्चुअल वाले ही क्यों नहीं ले लेते। अरे बेटा मेरे मक्खन, साल के अंत में बेटा पता चलेगा मेरे को कि कितना खर्चा एक्चुअल में हुआ है। साल के स्टार्टिंग में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए बैठा हूं कि मैं साल के अंत का वेट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने बैठा हूं, बताओ ना। कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूं। साल के स्टार्टिंग में ही आपको बता देना है पूरे साल की फोरकास्टिंग, कितना खर्चा कहां कैसे कब क्यों किसके ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट सपोज टू वेट टिल द ईयर एंड, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट the absorption, the estimated value of the overheads during this whole year based on the past performance. That's it. चलो भाई ट्रीटमेंट देखो, अगर तुम्हारा नॉर्मल रीजन के वजह से, मतलब सॉरी मैं नॉर्मल क्यों बोल रहा था, हाँ, अगर नॉर्मल रीजन के वजह से हो रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन या एबनॉर्मल रीजन के वजह से हो रहा है, तो अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है, बाय बाय। तुमको पता है, मैं एक बार बोल के रखता हूँ, बेसिक रूल है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कहीं पर भी एबनॉर्मल रीजन दिख गया, कॉस्टिंग पीएनएल, जय माता दी, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। बट अगर नॉर्मल रीजन की वजह से है तो अच्छा क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से या नॉर्मल रीजन की वजह से। एबनॉर्मल रीजन मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव प्लानिंग या फिर कुछ मशीन ब्रेकडाउन हो गया या ऐसा कुछ हो गया,
मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल गई, मतलब कुछ भी अब नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ तो ये कार्यक्रम होगा। चलो भी देखो, आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा अगर नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है। जो भी आपका अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकलेगा? सेल्स का यूनिट ले लेना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी ले लेना और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ले लेना, बट इसको मल्टीप्लाई कर देना डिग्री ऑफ कंप्लीशन से, ताकि भाई इक्विवेलेंट नेचर का मिल सके। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट प्रोसेस कॉस्टिंग तुम लोगों को याद होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस, मान लो 1000 यूनिट बन रहे हैं और सिर्फ 60% ही काम अभी खत्म हुआ है, तो 1000 इंटू 60% हम लोग करके उसको हम लोग इक्विवेलेंट टू 600 यूनिट्स ले लेते हैं कि 1000 इनकम्प्लीट यूनिट्स जो है वो एज गुड एज 600 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर, ये हमारा मानना होता है। तो आपको डब्ल्यूआईपी को इक्विवेलेंट बेसिस पे लेना है, तो आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। जो भी आपका अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है उसको आप डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ में, तो आपका सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा। एक बार आपका सप्लीमेंट्री रेट आ गया तब आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आप दिखाओगे कितने यूनिट्स आपके सेल हो गए, कितने आपके एफजी में पड़े और कितने आपके इक्विवेलेंट डब्ल्यूआईपी है। उससे आप सप्लीमेंट्री रेट को इंटू इंटू करोगे और जितना जितना चार्जेस आते जाएगा पर्टिकुलर चीजों पे आप उसको चार्ज करते जाओगे। ठीक है, मतलब ये कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड हो जाएगी, ये कॉस्ट आपकी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाएगी और ये आपकी डब्ल्यूआईपी में इंक्लूड हो जाएगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है हम लोग पास करते थे, याद होगा तुम लोगों को, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में भी ये चीज होता था, है ना भैया? पूछो मत, सबसे सिरदर्द चैप्टर है। कुछ सिरदर्द नहीं यार, इतना इजी चैप्टर है, तुम लोग जबरदस्ती उसको टफ बना के रखे हो। चलो, मशीन आर रेट, ठीक है, मशीन आर रेट एक डेडिकेटेड टॉपिक है जिसमें पर आर मशीन का क्या रेट है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या है भाई, हो सकता है एक मशीन 3-4 अलग अलग काम के लिए यूज हो रही हो, है ना, ये 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट वाले यूज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हुआ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ और इसका कितना हुआ, वो निकालने के लिए मैं पर आर रेट निकाल लेता हूँ मशीन का। अब जैसे मान लो पहले डिपार्टमेंट में मशीन 10 घंटे रही, दूसरे में 20 घंटे रही, तीसरे में 50 घंटे रही और मशीन आर रेट मेरा 20 रुपए, तो ऐसे 20 रुपए मल्टीप्लाई करके मैं ये बता सकता हूँ कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना खर्चा मशीन के ऊपर हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई जनरली यूज्ड टू फाइंड मशीन आर रेट। ठीक है, तो मशीन इसके अंदर दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है वेरिएबल खर्चा, एक होता है फिक्स्ड खर्चा। वेरिएबल खर्चे को मैं प्यार से बोलता हूँ मशीन एक्सपेंसेस और फिक्स खर्चे को मैं प्यार से बोलता हूँ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इस पे जनरली बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कौन सा एक्सपेंसेस वेरिएबल होगा और कौन सा फिक्स होगा। तो मैं बोलता हूँ भाई एक बेसिक बेंचमार्क ले लो, अगर तुमको कोई अमाउंट एकदम रिजिड नेचर का दिया हुआ है, एकदम रिजिड नेचर का कि भाई 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर एनम, 20,000 पर मंथ, एकदम रिजिड नेचर का दिया हुआ है, मतलब समझ जाओ फिक्स्ड खर्चा है, वो नहीं वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नॉट गोइंग टू वेरी बिकॉज दैट इज फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, तो जैसे मान लो रेंट, सैलरी, ओवरहेड्स, लाइटिंग एक्सेट्रा, ये फिक्स्ड खर्चे होते हैं। ठीक है, ये वेरी नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, रिपेयर्स, पावर, डेप्रीसिएशन एक्सेट्रा, ये मे बी वेरी। अब यहां पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठाते बच्चे, भैया डेप्रीसिएशन तो फिक्स्ड है ना भैया, डेप्रीसिएशन तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूं ना कि मैं इतना ही चार्ज करूंगा। Then also institute consider it as variable, so we are going to follow the path of institute and we are also going to consider depreciation as variable charges as it is। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे जेनरिक नाम है जो जनरली क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी अगर इससे अलग कुछ दिखा तो तुम्हारे पास जजमेंट है, तुम उसको एज्यूम कर सकते हो। अगर एकदम रिजिड नेचर का दिया हुआ है तो फिक्स्ड, अगर दिख रहा है कि प्रोडक्शन के साथ वेरी होते हुए दिख रहा है, मान लो प्रोडक्शन के साथ ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है वो खर्चा, तो वेरिएबल खर्चा है। साथ में सेफ्टी के लिए एक नोट चिपकाते हुए जरूर आना, ठीक है, कि मैंने इस वजह से इसको फिक्स्ड एज्यूम किया या वेरिएबल एज्यूम किया, दैट्स इट। चलो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, तो इसमें आप पहले ए हेडिंग बनाते हो, उसके अंदर सारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप लिख लोगे, ठीक है, उसका टोटल यहां पर लगा लोगे टोटल, और फिर आप उसको डिवाइड करोगे टोटल मशीन आर से, जितने आपके टोटल मशीन आर है उससे आप डिवाइड करोगे, तो आपको स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आर मिल जाएंगे जो आप आउटर कॉलम में लिख देना। फिर उसके बाद आप मशीन एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल खर्चे सारे लिख लोगे, जितने भी आपके 100, 10, 12 होंगे, ठीक है। फिर उसके 10, 12 नहीं होते ना, वैसे 5 या 6 ही होते हैं, ठीक है। फिर उसको सबको आपको पर यूनिट बेसिस पे निकालना है, ठीक है, आपको सबको लिखते जाना है और सबको पर यूनिट बेसिस पे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखते जाना है। फिर उसका एक टोटल लगा लेना और यहाँ पर टोटल लिख लेना। तो यहाँ हो गया टोटल फिक्स्ड का, यहाँ हो गया टोटल वेरिएबल का पर आर बेसिस पे, दोनों को ऐड कर दो तो आपका मशीन रेट पर आर आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो तो आपका मशीन आर रेट आ जाएगा पर आर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस भैया। फिर उसके बाद नोट,
मशीन आर कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो टोटल मशीन आर जितने भी आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसमें से अगर कोई मेंटेनेंस का खर्चा है तो अनप्रोडक्टिव मानते हुए उसको माइनस कर देना, और कोई सेटअप टाइम जो कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम उसको भी माइनस कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ तो, अगर डायरेक्ट टोटल मशीन आर दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या मेरे को ही निकालने बोल दिया तब तो और कोई दिक्कत नहीं है, तब वो तो सबसे आसान तरीका होता है। पर बाई चांस टोटलिटी में दे दिया तो उसमें से मेंटेनेंस आवर्स को हटा देना और आपका सेटअप टाइम हटा देना अनप्रोडक्टिव नेचर का, ठीक है भैया। यस, लास्ट टॉपिक एक बेसिक सा टॉपिक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट रेट और ब्लैंकेट रेट। तो डिपार्टमेंट रेट मतलब आप डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट का अलग एब्जॉर्प्शन रेट, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट रेट। और ब्लैंकेट रेट मतलब होता है पूरी कंपनी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फर्म के लिए एक ही एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हो और उसी एक एब्जॉर्प्शन रेट को पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे फर्म में चिपका दोगे, तो वो होता है ब्लैंकेट रेट। मतलब पूरी डिपार्टमेंट को आप एक ब्लैंकेट रेट से ढकने की कोशिश की हो, और डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग एब्जॉर्प्शन रेट, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज खर्चे वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारे ओवरहेड्स के अंदर पूरे चैप्टर में सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट है जितने मैं तुम लोग को दिखाया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 पेज, बस इतने ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे पूरे ओवरहेड्स में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को रिवाइज करते टाइम होप्स हो, और आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियोस शॉर्ट सो डेट अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो एक बार दिमाग में चीजें दौड़ जाए, हाँ भाई, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आया हो तो उसको तुम लोग रेफर कर सको अपनी कॉपी के थ्रू। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवीजन सेशन। ओवरहेड्स का क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। तो बजटेड वर्किंग कंडीशन फॉर अ कॉस्ट सेंटर कुछ इस प्रकार से है कि नॉर्मल वर्किंग पर वीक 42 आवर्स की है, नंबर ऑफ मशीन 14 यहाँ पर काम कर रही है, और नॉर्मल वीकली लॉस ऑन मेंटेनेंस इस 5 घंटे पर मशीन, कुछ नहीं लिखा है तो कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा अनप्रोडक्टिव ही होगा। नंबर ऑफ वीक्स 48 है, तो एक चीज तो मेरे को पहले ही दिख गई, 42 आवर्स काम चला है हर हफ्ते, 48 वीक से साल में, और 14 मशीन काम कर रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स हो जाएंगे 42 इंटू 14 इंटू 48। आप ऐसा दिमाग में सोच सकते हो एग्जाम के टाइम पे, ताकि आप अपना एक ब्लूप्रिंट बना सको दिमाग में कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हुए निकलेगा। जबकि 5 घंटे पर मशीन जो है नॉर्मल लॉस भी हुआ है, तो उस हिसाब से 5 घंटे 48 वीक्स और 14 मशीन, तो कितने लॉस हो गए वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इंटू 48 इंटू 14, तो ये आ रहा है 3360 जो है वो लॉस हो गए, लॉस। तो देखो ये टोटल आवर्स है और इतने लॉस हो गए, ऐसे मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम लोग ये चीजें कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। फिर एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स आपको बता दिया है, इसको यूज करके हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है वो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है आपसे। एक्चुअल रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 वीक्स पीरियड आर, तो 4 वीक्स पीरियड में एक्चुअल कुछ इस प्रकार से हुआ, ओवरहेड्स इनकर्ड और मशीन आर प्रोड्यूस, दोनों बता के रखा है 4 वीक पीरियड का, यानी कि सिंपल शब्दों में जो भी डेटा निकालेंगे 4 हफ्तों में कन्वर्ट करके बात करनी पड़ेगी। बोल रहा है मशीन आर रेट निकाल दो, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल दो। तो यस, चलो सोल्यूशन नंबर 1 करते हैं हम, यहाँ पर एक पेज एडेड है ऑलरेडी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू राइट डाउन हियर, पेज नंबर 1 है ये, ठीक है। तो पेज नंबर 1 में हम कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 1। तो सबसे पहले टोटल आवर्स फॉर द ईयर हो जाएगा 48 वीक्स, 14 मशीन्स, 42 आवर्स पर वीक। तो ये है 28,224, और आवर्स लॉस्ट ड्यू टू मेंटेनेंस 5 घंटे हर हफ्ते, 48 हफ्ते हैं और 14 मशीन है, तो 5 इंटू 48 इंटू 14, 3360। बोलो आई क्या बात समझ में? यस, इतना डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन आपको ये बता दिया है कि जो ओवरहेड्स है हमारे पूरे साल के, वो है स्टैंडर्ड 1,24,320, 1,24,320 हमारे ओवरहेड्स हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारा कितना आवर्स या प्रोडक्टिव आवर्स आप किसको कैटेगराइज करोगे? व्हाट यू विल से दैट इज अवर प्रोडक्टिव आवर्स। कैन आई से 28 टू 24 में से मेंटेनेंस का भैया टाइम हटा दो, तो ये हो जाएगा 28 टू 4, तो ये आ रहा है 24,864। अब सुनना, तो उस हिसाब से तुम्हारा मशीन आर रेट कैसे निकल जाएगा? मशीन आर रेट तुम्हारा निकल जाएगा, देखो 1,24,320 दिया हुआ था, हाँ जी भैया,
तो ये हो जाएगा 1,24,320। अब इसको डिवाइड कर दूंगा 24,864 से। 1,24,320 डिवाइड बाई 24,864, तो ये आ रहा है 5 रुपये। 5 रुपये पर आवर टोटल प्रोडक्टिव आवर्स लेंगे। अब भाई मेंटेनेंस के लिए कुछ बोला नहीं है तो क्या एज्यूम करते हैं कि अनप्रोडक्टिव ही होगा। तो टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स को अपन हटा दिए हैं टोटल आवर्स में से, तो फिर हम लोग को प्रोडक्टिव आवर्स मिले। हमको एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बता के रखा था पूरे साल का, तो 5 घंटा 5 रुपए पर आवर हमारा मशीन आवर रेट आ चुका है। ठीक है, मशीन आवर रेट आ चुका है। और क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने बोला है? क्वेश्चन बोला है कि बताओ ओवर रिकवरी हुई है आपकी या अंडर रिकवरी हुई है, ये आप लोगों को बताना है। तो अब सबसे पहले आप लोगों को एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 वीक पीरियड। 10,200 का ओवरहेड्स इनकर्ड हुआ है और मशीन आर प्रोड्यूस्ड है जो वो 2,000 है। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर 2,000 तुम्हारा मशीन आर प्रोड्यूस्ड है फॉर 4 वीक्स पीरियड, तो 48 वीक्स के लिए कितना? 24,000। ठीक है, और 10,200 का खर्चा है अगर 4 हफ्ते के लिए, तो 48 वीक्स के लिए कितना? 1,22,400। 1,22,400 इतना समझ में आया कि अगर 4 हफ्ते के लिए, पूरे साल में कितने हफ्ते हैं? 48 वीक्स हैं। तो हमको ये 4 हफ्ते का डेटा है, 4 हफ्ते का डेटा दिया हुआ था, तो ये दोनों जो 4-4 हफ्ते का डेटा हम लोगों को दिया हुआ था उसको हम लोग पूरे साल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं एक्चुअल ओवरहेड्स हमारा हो जाएगा 10,200 है डिवाइडेड बाय 4 इंटू 48, आया था 1,22,400, और एक्चुअल आवर्स हो जाएगा 2,000 है डिवाइड बाय 4 इंटू 48, 24,000 आवर्स हो जाएगा। 24,000 आवर्स हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर 24 आवर्स पूरे साल का है, पूरे साल का एक्चुअल आवर्स अगर 24,000 आवर्स है, और मेरा मशीन आवर रेट जो रिकवरी रेट है वो 5 रुपए पर आवर है, 5 रुपए पर आवर मेरा रिकवरी रेट है, 5 रुपए पर आवर। ठीक है, तो मेरा कितना ओवरहेड्स रिकवर्ड हुआ होगा? 24,000 घंटे पूरे साल का एक्चुअल इंटू 5 रुपए। स्टैंडर्ड डेटा हमने निकाला है 1,20,000, 1,20,000 राइट। हमने स्टैंडर्ड डेटा का यूज करके निकाला है। हमको क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी कितना हुआ है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमने पूरे साल का कन्वर्ट कर लिया है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स है हमारा पूरे साल का हमने कन्वर्ट करके निकाला है 1,22,400। तो बेसिकली हम लोगों के ओवरहेड्स रिकवर किया है 1,20,000 एज पर स्टैंडर्ड डेटा, बट एक्चुअल में ओवरहेड्स हुआ 1,22,400, तो ये हुआ है अंडर रिकवरी। कितने का? 2,400 का अंडर रिकवरी है। अब 2,400 का तो अंडर रिकवरी, बट क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो, बोला है 4 वीक्स के लिए बताना है हमको। 4 वीक्स के लिए बताओ कितना ओवर या अंडर है। तो अब ये तो मैंने पूरे साल के लिए कन्वर्ट कर दिया था, यहां पर देखो ना, ये और ये मैंने पूरे ईयर का कन्वर्ट किया था और पूरे ईयर का निकाला, तो ये भी जो अंडर रिकवरी आई है ये फॉर द ईयर आई है, अंडर रिकवरी फॉर द ईयर आई है। तो अब मेरे को इसको 4 हफ्ते के लिए कन्वर्ट करना है। तो अब मेरे को बताओ अंडर रिकवरी फॉर 4 वीक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 पूरे साल में 48 वीक है, पर मेरे को 4 वीक का चाहिए, तो 2400 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 4, तो ये आएगा 200 रुपये। तो बेसिकली 200 रुपये आ गया मेरा अंडर रिकवरी फॉर 4 वीक्स पीरियड, 200 रुपये, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये तुम लोगों को भाई मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था। मशीन आर रेट निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेट्स गिवन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन ये जो था इसको ईयरली कन्वर्ट करके, और जो मशीन आर रेट निकाले उस बेसिस पे कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा वो निकाल लेना है, मतलब कितना एस्टिमेटेड एब्जॉर्ब हुआ होगा ओवरहेड्स वो निकाल लेना है, और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लेना है, जो कि हमारा आया था, जो भी 1,22,400 समथिंग आया था, है ना, उससे कंपेयर कर लेना है। फिर ये जो अंडर रिकवरी आया उस अंडर रिकवरी को 4 हफ्ते का कन्वर्ट करके निकाल देना था, एज सिंपल एज दैट। इसको नोट डाउन कर लेंगे। Calculate the variable overheads per hour and the amount of fixed overhead from the following information. This is the very like what we can say easy question है। 21,000 लेवल पे 1,25,000 और 28,000 लेवल पे 1,53,000 है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंट इन यूनिट्स करके निकाल देते हैं। रीजन आप लोगों को पता है ऐसा क्यों करते हैं, रेगुलर लेक्चर में हम इस बारे में बहुत विस्तार में डिस्कस भी करते हैं कि क्यों यह फॉर्मूला बन के आता है। पूरा इक्वेशन डिराइव्ड फॉर्मूला ये 1,53,000 माइनस 1,25,000
तो ये आएगा 28,000, 28 माइनस 21, ये हो गया 7,000, 7 4 जा 28, ये और कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28, तो 4 रुपये पर यूनिट हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको कहीं पर भी डाल दो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, तो 21,000 यूनिट इंटू 4 रुपये अगर वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मैं लेवल 1 पे ट्राई कर रहा हूँ, इंटू 4 रुपये, तो ये हो गया 84,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो 1,25,000 में से 84,000 क्या है, 1,25,000 में से 84,000 वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 41,000 क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इस लेवल पे भी निकाल सकते हो, इंटू 4 माइनस ये करके निकाल सकते हो, तो 28,000 इंटू 4 माइनस 1,53,000, तो 41,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इजी सा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप फटाक से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 थोड़ा सा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया वाला सीन हो गया इसके साथ। फटाफट से एक पेज इंसर्ट करते हैं, लेट मी नेम दिस एज पेज नंबर 2, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोविड, ओ माय गॉड, कोविड पर के ओ है वो, हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई, एलोकेटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। एलोकेटेड ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर आर्स दिए हुए हैं, द एक्सपेंस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्जेस फॉलोज। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ए बी सी और वाई को देगा, सर्विस डिपार्टमेंट वाई ए बी सी और एक्स को देगा। डिटरमाइन द टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आफ्टर लोडिंग द इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज ऑफ सर्विस बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ओके, और कैलकुलेट द ओवरहेड चार्ट टू जॉब नंबर 221, यूज 25 घंटे इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए। तो भाई ये जो जॉब नंबर 211 है, ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनेगा, आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चलो पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या बोलते हैं कि लेट से, चलो हमारा डिपार्टमेंट जो एक्स है उसके टोटल ओवरहेड्स क्या होंगे, तो एक तो उसके जो खुद के ओवरहेड्स है वो होंगे ही होंगे, यस, 1,35,000, प्लस जो वाई है वो अपना कुछ पोर्शन एक्स को देने वाला है, दैट इज 20% पोर्शन, तो 20% ऑफ वाई भी इसको मिलेगा, 20% ऑफ वाई भी मिलेगा। वैसी जो वाई है उसके उसके खुद के ओवरहेड्स तो है ही है, 1,65,000, प्लस एक्स जो है एक्स वो अपना भी कुछ पोर्शन वाई को देने वाला है, दैट इज 10%, तो 0.10 ऑफ एक्स। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमको सॉल्व करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1,65,000 प्लस 0.10 ऑफ x यानी कि 1,35,000 प्लस 0.20 y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1,65,000 प्लस 13,500 प्लस 0.02 y, तो ये हो जाएगा मेरा आई थिंक 0.98 y है ना, 0.98 y इक्वल टू 1,65,000 प्लस 13,500, 178,500, तो y की वैल्यू आ जाएगी 182,143। ठीक है, ओके, राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, एक बार मैं फटाफट से सारा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। क्या है, अभी लाइव में बच्चे नहीं है ना, लाइव में बच्चे होते हैं वो बता देते हैं अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होनी होती है तो। 0.98 होगा इधर आके, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो और x की वैल्यू निकाल दो, तो लेट से फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, 1,35,000 प्लस 0.20 ऑफ 182,143, 0.2 इंटू 182,143 प्लस 13,500, तो यार है 499,29, 13,500 नहीं है, ये 1,35,000 है, 182,143 इंटू 0.2 प्लस 1,35,000, तो यार है 1,71,429, ये आ गया मेरा x का वैल्यू। तो ये बेसिकली ये दो चीज़ें मेरे को निकालनी थी, y की और x की वैल्यू। अब स्टेटमेंट बनाना है, और स्टेटमेंट में हमको x और y का जो आया है उसको बांट देना है a b और c में। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी यहाँ से ले लो, 2,50,000, 85, 175, again I am not focusing on presentation part much because we are discussing the answer, and I am by default assuming that you know how to present the answer, right? रेगुलर क्लास में सीखा ही है हमने,
और आपने जो टेस्ट दिया है उसमें भी आपने प्रेजेंटेशन पे फोकस किया होगा, नहीं तो अदरवाइज यू विल फील लाइक चले यार टेस्ट तो ऐसे ही देना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स मैच करने के लिए, नहीं आपको प्रेजेंटेशन पार्ट पे भी इक्वली फोकस करना है। बट प्रेजेंटेशन पार्ट बाय डिफॉल्ट सबको पता होगा, आपको पता है प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करोगे सही आंसर आने के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो एक्स के खर्चे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट वो वाला अमाउंट माइनस करेंगे जो यहाँ आया है, दैट इज 171,429 माइनस करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोगों को बांटना है किसमें, ए बी सी और वाई में, तो 2431 में बांटना है। वन 21,420 डिवाइड बाय 10 टू 2 4 3 1। एक बार इसका टोटल देख लेते हैं, राउंडिंग ऑफ की वजह से अलग आ सकता है। 171,430 आ रहा है, ठीक है, तो ₹1 ज़्यादा आ रहा है। पहले हम देख लेते हैं वाई का कितना आना चाहिए, 165 प्लस 17143, वाई का तो एकदम सही आ गया है, ₹1 ज़्यादा आ रहा है तो इसको यहाँ पर कम कर देते 8, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, वाई का भी वो अमाउंट माइनस होगा जो यहाँ पर आया था और वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा ये दोनों के टोटल से, हम लोगों को पता होगा, याद होगा कि ये दोनों के टोटल से ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो 143, ठीक है, इसको बांटना है 30 टू 25 25 और 20, डन। तो ये और ये जीरो हो जाएंगे, का टोटल आ रहा है 2,50,000 प्लस 4,286 प्लस 54,643, तो ये आ रहा है 338,929 85,000 प्लस 68,572 प्लस 45535, तो ये आ रहा है 199,107 1,75,000 प्लस 51,428 प्लस 45536, ये आ रहा है 27196, ओके। चलो इसको नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन ये भी बताया कि जॉब नंबर का हम लोगों को बताना है 211 का, कि अगर डिपार्टमेंट ए में इसने 25 घंटे लिए हैं तो बताओ कितना होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन डिपार्टमेंट ए 25,000 घंटे थे, ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ इसके लिए तुम लोग को एक अलग स्टेटमेंट बनाना है, बट अगर 25,000 घंटे डिपार्टमेंट ए में थे तो डिपार्टमेंट ए का पर आवर रेट क्या बना, डिपार्टमेंट ए का पर आवर रेट बना 13.55716 13.56 भी बोल सकते हो, और इसने 25 घंटे काम किए हैं, तो उस हिसाब से आवर्स फॉर जॉब 211 25 घंटे काम किए हैं, तो इंटू 25 अगर मैं करूं तो इसका 338.93 आ जाएगा कॉस्ट ठीक है, ओके। तो यू कैन से दिस इज द कॉस्ट विच इज गोइंग टू बी चार्ज टू जॉब नंबर 211 फॉर द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंट ए, ठीक है, ओवरहेड जो चार्ज होगा। बाकी तुम लोग को इसको अलग से भाई प्रेजेंट करके अच्छे से दिखाना है, मैंने तुम लोग को आंसर कंटेक्स्ट में यहाँ पर प्रेजेंट करके बता दिया, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, प्राइमरी समरी के ऊपर था। XYZ लिमिटेड के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। फॉलोइंग फिगर्स कुछ इस प्रकार से, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, डिप्रिसिएशन मशीन का, बिल्डिंग का, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी पावर फॉर मशीनरी और जनरल एक्सपेंसेस। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ने बता के रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है विच इज गोइंग टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस। फ्लोर एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इसको रेंट रेट्स एंड टैक्सेस यूज कर लेंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी दिया हुआ है तो डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी में यूज हो जाएगा, ठीक है। हॉर्स पावर दिया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है, लाइटिंग दिया हुआ है क्या, यस लाइटिंग दिया हुआ है, उसमें यूज हो जाएगा। एंड लेबर आवर्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, बोर्ड स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अमंग द प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये आपको शो करना है, ओके, यस। नंबर 4, पेज नंबर 3 ना,
थर्ड पेज है ना विच आई एम यूज। यस, तो ये पेज नंबर 3 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, तो तुम लोग वो सब पर्टिकुलर्स ये सब बना लेना। हम सीधा पोर्शनमेंट बनाते हैं। कितने डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड S1 और S2। एक्स वाई जेड S1 और S2। इनडायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, यहाँ पर बेसिस लिखते जाऊँ। इनडायरेक्ट मटेरियल बटेगा डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेसिस। ये बटेगा डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे। डेप्रीसिएशन मशीन बचेगा वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पे। ठीक है, ओके, यस। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग बटेगा फ्लोर एरिया के बेसिस पे, कौन कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, क्योंकि पूरे बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन लग रहा है, कौन कितना एरिया लेके रखा है उसके बेसिस पे बटेगा। रेंट भी फ्लोर एरिया। लाइटिंग का जो खर्चा है हमारा, लाइट पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर मशीनरी, ये आपका हॉर्स पावर दिया हुआ है उस बेसिस पे बांट देंगे। हॉर्स पावर दिया हुआ उस बेसिस पे। अब सुनो, अब जनरल एक्सपेंसेस मैंने तुम लोगों को बताया था, जनरल एक्सपेंसेस जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो लेबर आर, मशीन आर या वेजेस के बेसिस पे बांटे करो, ये प्रायोरिटी लिस्ट होती है। तो यहाँ पर लेबर आर्स दिया हुआ है तो लेबर आर्स के बेसिस पे इसको बांट देते हैं जनरल एक्सपेंसेस। बस तुम लोग लिख देना यार एजम्पशन में कि हमने इस बेसिस पे बांटा है, लेबर आर्स के बेसिस। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। यस, अब आप लोगों को बस इसको बांटना है, तो फटाफट से 16,000 को बांटेंगे द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, यहाँ पर हमको टोटल दिया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ये टोटल का यूज कर रहा हूँ मैं, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 60,000, सॉरी मैं पहले मटेरियल ले रहा हूँ, 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 20 10 20 6 4 20 10 20 6 4। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर जो दिया हुआ है वो 16,000 दिया हुआ है। देख लेना ना, थोड़ा यहाँ पर शफर्ड है तो इससे तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 15 15 5 3 2, 15 15 5 3 2। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, यस ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, 3,00,000। 30,000 डिवाइड बाय 3,00,000, अच्छा तो ये तो उतना ही आ जाएगा। 8,000 10,000 6,000 3,000 3,000। 3 3 6 6 6 12 और ये 22 और 30। ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग हम लोग फ्लोर एरिया के बेसिस पे लेने वाले हैं, तो बिल्डिंग पे फ्लोर एरिया 50,000 और ये 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 15 10 10 5 10। 15 10 10 5 10, 2 2 4 7 8 9 10। ठीक है, रेंट, रेंट बटेगा फ्लोर एरिया के बेसिस पे, तो वही, अच्छा तो सेम ही आ जाएगा ना फिर तो, ये 3 2 2 1 2। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तो सभी को बन गया होगा वैसे। लाइटिंग ले लेते हैं लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे, तो 1,000 है और लाइट पॉइंट्स है 50। 1,000 डिवाइड बाई 50, 15 10 10 10 5। 10 10 10 5।
इसके बाद है मशीनरी पे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा हॉर्स पावर के बेसिस पे 15,000 डिवाइड बाय हॉर्स पावर दिया हुआ है 150 इंटू 60। अच्छा ये तो फिर वैसे ही आ जाएगा 6,000 5,000 3,000 500 500। एक मिनट, 6,000 5,000 3,000 6 5 11 12 13 14 15 15,000 हो गया। यस, जनरल एक्सपेंस ऑन द बेस ऑफ लेबर आवर्स, तो ये उतना ही आ जाएगा 5 5 2 1 2। दैट इज डन। अब टोटल निकाल लेते हैं, हो जाएगा 4 + 6 + 8 + 3 + 3 300 + 6,000 + 5,000 35,300। 2,000 + 6,000 + 10,000 + 2,000 + 2,000 + 200 + 5,000 + 5,000 32,200। 4,000 + 2,000 + 6,000 + 2,000 + 2,000 + 200 + 3,000 + 2,000 21,200। 1,200 + 1,200 + 3 200 + 500 + 1,000 100 8 11,200। दैट्स इट। चलो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इजी है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यस भैया यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एट द लेवल ऑफ 60,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट फैक्ट्री ओवरहेड्स 3,75,000 आउट ऑफ विच 40% फिक्स्ड है। तो इसका 40% फिक्स्ड है, यानी कि 3,75,000 का 40% फिक्स 1.5 लाख रुपए फिक्स्ड है। इसका मतलब 3,75,000 में से 1.5 लाख हटा दो और 60,000 से डिवाइड कर दो, तो 3.75 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे आएगा? 3,75,000 में से अगर 1.5 लाख फिक्स है, यानी कि 60% 2,25,000 वेरिएबल है। अब 2,25,000 रुपए वेरिएबल है 60,000 यूनिट के लिए, तो अगर इसको 60,000 से डिवाइड करोगे तो 3.75 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 78,000 यूनिट। ठीक है, तो 78,000 यूनिट में 3.75 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वो करेंगे, इंटू करेंगे और 1.5 लाख का फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे। तो 3.75 इंटू 78,000 प्लस 1.5 लाख रुपए, तो ये आ रहा है 4,42,500। दिस इज योर आंसर एंड दैट्स इट। ओके, यस, इजी क्वेश्चन। यस भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इधर पे आ गया है, तो इसके पास लाना पड़ेगा। पेज नंबर 4 रहेगा हमारा ये, एज आई कैन सी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पेज नंबर 4 रहेगा ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, मशीन आर रेट के ऊपर है। मशीन शॉप है 6 आइडेंटिकल मशीन, तो यहाँ पर 6 आइडेंटिकल मशीन है मैंड बाय 6 ऑपरेटर। द मशीन कैन नॉट बी वर्कड आउट विदाउट एन ऑपरेटर बीइंग होली engaged on it. The original cost of all 6 machines is totally 8 lakh rupees and the following particulars are furnished for 6 month। 6 महीने का डेटा दिया है। नॉर्मली अवेलेबल आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर 208 है। एब्सेंटिज्म विदाउट पे 18 घंटे, मतलब बेसिकली पेमेंट कितने के लिए करते होंगे हम? 208 माइनस 18, हम 190 आवर्स के लिए पेमेंट करेंगे, मतलब करते होंगे या करेंगे जो भी। ठीक है, लीव विथ पे, तो ये तो विथ पे वाला है। नॉर्मल आइडियल अनअवॉइडेबल आवर्स पर ऑपरेटर 10 है। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स पर ऑपरेटर 24 रुपए है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑन वेजेस, तो जो भी वेजेस होगा उसका 15% ले लेना। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड है, सुपरविजन और इनडायरेक्ट लेबर है, लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फॉर अ ईयर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूड कंज्यूमेबल्स 3% ऑन वैल्यू ऑफ मशीन्स। इंश्योरेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लेके चलना है, नो सैल्वेज वैल्यू, तो डायरेक्टली निकाल देंगे। अदर सैंड्री वर्क्स दिया हुआ है, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट फॉर द मशीन शॉप। प्रेजेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर 6 मंथ, अराइव एट द मशीन आर रेट एट द फाइनल स्टेप। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में मशीन आर रेट ही हम लोगों को निकालना है। तो फटाफट से सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम लोग बेसिक वेजेस निकाल लें, क्योंकि बेसिक वेजेस में ही मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ बेसिक
पे। तो बेसिक पे के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तुम लोग एक चीज समझो कि अगर हम लोग यहां पर ये देखो 8 घंटे के लिए 24 रुपए पे करते हैं, 8 घंटे के लिए 24 रुपए, तो पर आवर रेट क्या हो जाएगा, रेट पर आर क्या हो जाएगा, 24 रुपए पे करते हैं 8 घंटे के लिए, तो 3 रुपए पर आर मेरा रेट है, 3 रुपए पर आर क्या है मेरा रेट है। ठीक है, अब उसके बाद 6 महीने का डेटा है, 6 महीने का डेटा है, और उसमें भी तुम लोग समझो वर्कर जो है उसको 190 घंटे की पेमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कैन आई राइट हियर टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो हम लोग 208 माइनस 18 कर दूं, इतने आवर्स के लिए हम लोग उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, इतने आवर्स के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं वर्कर्स को। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज समझो यहाँ पर कि 6 ऑपरेटर है, 6 ऑपरेटर है और 6 महीने काम चल रहा है, 6 महीने काम चल रहा है, और 6 आइडेंटिकल मशीन है, 6 डेटा देके कंफ्यूज कर रहे हैं तुम लोग, और कुछ नहीं, 6 डेटा देके कंफ्यूज कर रहा है। तो सुनो, अगर यहाँ पर 190 घंटे की पेमेंट करते हैं हम लोग, 190 घंटे की पेमेंट करते हैं पर मंथ, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे 6 महीने का डेटा आ जाएगा। हाँ भैया, 6 ऑपरेटर, यस 6 मंथ, 6 ऑपरेटर, ठीक है, और ये आवर्स पर मंथ, तो एक महीने में 190 घंटे की पेमेंट कर रहे हैं, 18 घंटे की पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे, बाकी जो नॉर्मल हमारी आवर्स लेफ्ट वो हुए ना, बर्बाद हुए हैं, उसकी पेमेंट हम लोग करते हैं, सिर्फ 18 घंटे की पेमेंट नहीं करते। तो 190 घंटे की पेमेंट करते हैं पर मंथ, 6 महीने, 6 ऑपरेटर है, और पर आवर रेट है 3 रुपए, पर आवर रेट 3 रुपए है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, समझो, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये आ रहा है 20,520 रुपए। तो 190 घंटे के लिए पर मंथ की पेमेंट करते हैं, 6 महीने है, 6 ऑपरेटर है, और पर आवर रेट है 3 रुपए, तो 20,520 आ गया। इसके साथ हमारी क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। यस भैया, तो ये हो जाएगा बेसिक पे 20,520। ठीक है, अब इसके बाद ही देखो क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्शन बोनस दे देना 15% ऑन वेजेस, तो यहां लिख दो बोनस 15% ऑफ 20,520, तो इसका 15% आ जाएगा 3078। बोलो आया क्या बात समझ में? यस। अब इसके बाद जो जो खर्चे दिए एक बार लिखते जाते हैं। पावर कंज्यूम 8050, पावर कंज्यूम्ड है 8050, सुपरविजन और इनडायरेक्ट लेबर और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, सुपरविजन 3300, लाइटिंग 1200। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फॉर द ईयर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूड कर रहा है कंज्यूमेबल 3% ऑन वैल्यू ऑफ मशीन। तो पहले तो 8 लाख का निकाल लो, यहाँ पर 3% कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। बट ये भाई 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन है, पूरे साल का निकल गया, हमको तो 6 महीने का चाहिए। हाँ जी हाँ, 6 महीने का चाहिए, तो 24,000 अगर पूरे साल का आ रहा है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आधे साल का कितना हो जाएगा, 8 लाख का 3% 6/12, तो ये हो जाएगा 12,000। यस भैया, 12,000 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो इंश्योरेंस बता रहा है क्वेश्चन 40,000, 40,000 का हमारा इंश्योरेंस है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 40,000 का अगर इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस भी भाई 6 महीने का थोड़ी दिया है, पूरे साल का दिया हुआ है, पूरे साल का डेटा दिया हुआ है, तो ये पूरे साल का दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 6/12 कर लेंगे। भैया आपको कैसे पता पूरे साल का दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है 40,000 रुपए, कोई डेटा नहीं दिया है, तो एजम्पशन है कि पूरे साल का इंश्योरेंस दिया होगा, क्योंकि इंश्योरेंस पूरे साल का ही होता है, 6 महीने का इंश्योरेंस नहीं होता है, तो ये एक बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन बोलते हैं ना हम लोग इसको। यस भैया, तो 40,000 अगर पूरे साल का है तो इंटू 6/12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए का इंश्योरेंस। यस भैया, 20,000 रुपए का इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद हम लोगों को मेजरली भाई एक डेप्रीसिएशन निकालना है और 2 हमारे अदर खर्चे दिए हुए हैं। ये देखो डेप्रीसिएशन निकालना है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 8 लाख रुपए की, लिख दो भैया डेप्रीसिएशन 8 लाख रुपए ना। यस, 8 लाख रुपए का 10% 6 महीने के लिए, तो 80,000, और 6 महीने के लिए निकालेंगे तो 40,000 तुम्हारा डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ओके, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस तुम लोगों को दिया हुआ है 12,000, तो इसको भी 6/12 कर दोगे तो हो जाएगा 6,000। इसलिए क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला प्रेजेंट आइटम्स फॉर 6 मंथ, 6 मंथ, तो ये एक तरीके से हिंट ही देना चाह रहा है कि पूरे साल का बता रहे तुम 6 महीने का बताओ, पूरे साल का बता रहे
तुम 6 महीने का बताओ, और ये हो जाएगा 27,265। अदर सैंड्री जनरल मैनेजमेंट, ये है 27,600 265, 27,265, और ये है भाई 6,000, 12,000 का आधा 6,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए हिंट कर रहा है कि यार पूरे साल का डेटा देके रखे, बताओ 6 महीने का कितना। ठीक है, ये देखो, ये 6 मंथ पीरियड के लिए, ये 6 मंथ पीरियड के लिए, और ये देखो यहाँ से लिखा है फॉर अ ईयर। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी तो हुआ है, ओके, फॉर अ ईयर लिखा हुआ है, तो ये भी फॉर अ ईयर है, ये भी फॉर अ ईयर है, ये भी फॉर अ ईयर है, और ऑब्वियसली डेप्रीसिएशन तो फॉर अ ईयर ही होता है, तो सारी चीजें यहाँ पर फॉर अ ईयर ही थी। तो लो भाई, क्वेश्चन दिखा दिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द ईयर, तो इसके नीचे के जो भी आइटम है वो फॉर द ईयर, ये वाले जो आइटम है वो 6 मंथ पीरियड के लिए, 6 मंथ पीरियड के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 6 मंथ पीरियड, तो 6 मंथ पीरियड के लिए तो उसने यहाँ से यहाँ तक बता दिया, और ये बोल दिया कि ये वाले आइटम्स फॉर अ ईयर हैं, फॉर द ईयर है, तो 6/12 करेंगे हम लोग सारे आइटम्स को। ठीक है, ओके, सारी मेरे ख्याल से खर्चे हो चुके हैं। हाँ जी भैया, हो चुके हैं। इसका टोटल निकाल लो जरा, 20,520 प्लस 3078 प्लस 8050 प्लस 3300 प्लस 1200 प्लस 12,000 प्लस 2 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 27,265, तो ये आ रहा है बेटा 141,413। ठीक है, यस। अब इसके बाद सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसके बाद तुम लोगों को भाई प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स चाहिए, तो वो कैसे निकलेंगे? टोटल आवर्स कितने दिए थे? 208 दिए हुए भैया। अब इसमें से सबसे पहले ये देखो 18 माइनस होगा, हाँ जी माइनस होगा। इसके बाद लीव विथ पे और ये टोटल माइनस होगा, तो ये 30, तो -18 -20 एंड -10। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा ये 208 -18 -20 -10, तो ये आ रहा है 160 आवर्स। ठीक है, तो 160 आवर्स तुम्हारा आ रहा है पर मंथ प्रोडक्टिव। पर मंथ प्रोडक्टिव। अब मेरे पास 6 महीने और 6 ऑपरेटर है, तो टोटल आवर्स फॉर 6 मंथ 6 ऑपरेटर कितना हो जाएगा? 160 आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर इंटू 6 ऑपरेटर इंटू 6 महीने, तो ये आ रहा है 5760 आवर्स। तो 5760 आवर्स हो जाएंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, 141,413 डिवाइड बाय 5760, तो ये आ रहा है बेटा 24.55। अपना आंसर आप मैच कर सकते हैं, दिस इज मशीन आवर रेट। ओके, यस भैया, यस। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यस, तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर एक सिंगल प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करा प्रोडक्शन ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 10 रुपए पर आवर। तो बोल रहा है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट है 10 रुपए। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इट हैज बीन फाउंडेड द एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर 6 लाख रुपए, एक्चुअल में 6 लाख रुपए हो गया। इट इंक्लूड 45,000 ऑन काउंट ऑफ रिटर्न ऑफ एब्सोल्यूट स्टोर्स and 30,000 being the wages paid for the strike period under an award. The production and sales data for the year 22-23 कुछ इस प्रकार से है। प्रोडक्शन में FG 20,000 यूनिट, WIP 8,000 यूनिट, जिसमें से 50% कंप्लीट है, यानी कि इक्विवेलेंट क्लास निकाल लेंगे इसका, तो ये 4,000 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। और सेल्स में बता रहा है 18,000 यूनिट्स हमने बेच दिए हैं, तो 20,000 बनाए, 18,000 बेच दिए, यानी कि 2,000 क्या हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। अब इसके बाद आगे देखो, द एक्चुअल मशीन आर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड 48,000 आवर्स, तो 48,000 आवर्स काम हुआ है, और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट था 10 रुपए, तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 4,80,000 मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, जबकि 6 लाख माइनस 45,000 माइनस 30,000। तुम लोगों को पता है अब नॉर्मल रीजन को हटा के बात करते हैं, अब नॉर्मल रीजन की वजह से अगर खर्चे हुए हैं तो उसको हम लोग हटा के बात करते हैं, एक्सक्लूड करके बात करते हैं। तो 6 लाख माइनस 45,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा 5,25,000। ठीक है, 5,25,000 हो जाएगा, तो 5,25,000 एक्चुअल हुआ, और जबकि 4,80,000 है, तो बेसिकली हमारा 45,000 का क्या हो गया है? अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है 45,000 का, इतना हमने बजटेड किया, इतना हमारा एक्चुअल हुआ। आगे बोलता है क्वेश्चन, इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। तो भाई 1/3 तो हुआ लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग के कारण, यानी कि आपकी गलती ये हो गया, आपका एबनॉर्मल रीजन।
आगे देखो रेस्ट वॉज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट, और बचा हुआ तो 45,000 में से 1/3 एब नॉर्मल रीजन हो जाएगा, तो यानी कि 15,000 जो है वो हो गया मेरा एब नॉर्मल रीजन के वजह से, और 30,000 हो गया मेरा नॉर्मल रीजन के वजह से, 30,000 मेरा हो गया नॉर्मल रीजन के वजह से। बोल रहा है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर और शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन प्रेजेंटेशन पार्ट यू कैन सी, 15,000 तुम्हारा एबनॉर्मल रीजन और 30,000 वो, तो ये जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है समझो, 45,000 हुआ जिसमें से 15,000 1/3 जो है कॉस्टिंग पीएनएल चला जाएगा। हाँ जी भैया, और जो 30,000 है उसको हम लोग प्रीडेट वो निकालेंगे, सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं, हमको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है हमारी 18,000 एफजी की, डब्ल्यूआईपी की 50% लेना, डब्ल्यूआईपी यूनिट्स 50% लेना 8,000 का, तो ये हो गया 4,000, और क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा 2,000। अच्छा ये कैसे आया भैया, 20,000 का प्रोडक्शन हुआ जिसमें से 18,000 बचे हैं, 18,000 बिक गए तो 2,000 बचे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 18 4 22 2 24,000 यूनिट्स। तो इसको 24,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 24,000, यह आ जाएगा 1.25। तो दिस इज व्हाट योर सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग एफजी कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक कंट्रोल अकाउंट में 1.25 इंटू 18,000 इंटू 4,000 और इंटू 2,000 करके आपको इसको सिंपली चार्ज कर देना है। आ रही है क्या बात समझ में? यस, तो ये तीनों आपका बाइफॉर्गेशन हो जाएगा। तो ये आपका इजी सा एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर तुम्हारा अंडर या ओवर रिकवरी के ऊपर फटाफट से इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। यस ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है। मॉडर्न मैन्युफैक्चर लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। आपको डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, आपको वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, आपको वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है, हॉर्स पावर दिया हुआ है, लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है, फ्लोर एरिया दिया हुआ है। बोल रहा है फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट, रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रीशिएशन मशीन और सेंट्रीज। आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, द एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड एज अंडर। तो ये देखो ये दिया हुआ है आपको परसेंटेज, और बोल रहा है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 और 4 5 अच्छा फॉर 4 5 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 50 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 30। तो हम लोगों को अगेन एक प्राइमरी समरी बनाना है, सेकेंडरी समरी बनाना है, और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 का पर आवर कॉस्ट निकाल लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोगों को, इस वाले जॉब का हम लोगों को वो निकालना है, क्या चार्जेस होंगे। ये हमारा होगा आई थिंक पेज नंबर 5, 1 2 3 4 यस 5। चलो तो पहले हम लोग सॉल्यूशन नंबर 8 लिखते हैं यहाँ पर, और प्राइमरी समरी बनाएंगे। तो प्राइमरी समरी में हम लोगों को क्या क्या चाहिए, देखो प्राइमरी समरी क्या क्या खर्चे, रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, ये फ्लोर एरिया के बेसिस पे बटेगा, ये लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट वेजेस, ये हमारा बटेगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, जो कि हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, बांटने के पर्पज से दिया हुआ है, ठीक है। फिर पावर, हॉर्स पावर के बेसिस पे बढ़ जाएगा पावर, यस। डेप्रीसिएशन मशीन्स के वैल्यू ऑफ मशीन्स के बेसिस पे बढ़ जाएगा, और सन्ड्रीज जो दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पर जो तुम लोग को सन्ड्रीज दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम लोगों को क्वेश्चन ने वर्किंग आवर्स बता दिए, तो वर्किंग आवर्स वही सीक्वेंस रहेगा, लेबर आवर्स, मशीन आवर और तुम्हारा डायरेक्ट लेबर, ये तीनों में से किसी एक में। तो फर्स्ट हम लोग प्रेफरेंस देते हैं वर्किंग आवर्स को, तो इस बेसिस पे हम लोगों को इसको बांटना है, ठीक है। तो रेंट एंड रेट से 5,000, फ्लोर एरिया का टोटल है 10,000, तो 5,000 डिवाइड बाय 10,000, 2 ढाई 3 2 5, 2 ढाई 3 2 5। तो ये आ रहा है, एक सेकेंड बस, ओके यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जनरल लाइटिंग की बात कर लेते हैं,
तो जनरल लाइटिंग है हमारा 600 रुपये, और लाइट पॉइंट्स का अगर मैं टोटल लगाऊं तो ये 10, 5, 25, 35, 45, 55 एंड 60। ओके, तो ये 60 हो जाएगा, तो 600 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, 15, 20, 10, 5। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, इनडायरेक्ट वेजेस की बात करूँ तो 1939 है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 195, तो ये 9695 है, 9695, और ये है 1939 डिवाइडेड बाय 9695, तो 0.2 आ रहा है इंटू 3000, तो ये हो गया 600, 2000, तो ये हो गया 400, अगेन 600, देन 1500, तो ये हो गया 300, और 195 के हिसाब से ये हो गया 39। ओके, डन। यस, अब इसके बाद पावर की बात करें तो पावर इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर 63510। अब अगेन पांचों डिपार्टमेंट का नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ आवर्स को हॉर्स पावर से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल के नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इस डिपार्टमेंट का नहीं दिया हुआ है ऑब्वियसली, और यहाँ पर इस डिपार्टमेंट का भी नहीं दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। बट जिस क्वेश्चन में पांचों डिपार्टमेंट का हॉर्स पावर और पांचों डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ आवर्स दिया रहता है, मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल के करते हैं, तुम लोग को ये बात अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये 1500 है, 1500 डिवाइड बाई 150, तो 600, 300, 500 और 100 आ जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं, तो डेप्रीसिएशन इज गोइंग टू बी 10,000 ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 5,000, 2.5 लाख है, तो 10,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 60, 80, 1 लाख, एटी 1 लाख 5,000, 5,000। ठीक है, एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द सन्ड्रीज पार्ट, तो 9695 और सन्ड्रीज को अपन वर्किंग आवर के बेसिस पे बांट रहे होंगे, तो 3070 प्लस 4475 प्लस 2419, तो यार है 9964। एक सेकेंड, तो अप्रोक्सीमेटली इज गोइंग टू बी सेम, राइट, तो सेम कर देते हैं इसको, 3070 4475 एंड 2419। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, 9695, एक सेकेंड, अरे यार गलत सोच लिया, आई एम सो सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। ये हो जाएगा 2985, मेरे को थोड़ा सा नहीं पता क्या हो गया था, 2987 होगा ये होगा 4475 के बेसिस पे 44 गेन। कैलसी आज थोड़ा सा धोखा भी दे रहा है, 996 डिवाइड बाई 9964 इंटू 3070, 2987 लिखा है मैंने, यस लिखा है, 4475 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4354 आ रहा है, और देन 2419 से करूं तो ये आ रहा है 2354। डन। चलो टोटल लगा लेते हैं इसका, हो जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 2400 प्लस 2987, तो ये आ रहा है 7687, 1250 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 300, 4354, तो ये आ रहा है 9654, 1500 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 4000 प्लस 2354, तो ये आ रहा है 9154, 1000 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 200, तो ये आ रहा है 1700, एंड फाइनली 250 प्लस 50 प्लस 39 प्लस 200, तो ये आ रहा है 539, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्राइमरी समरी का टोटल आ जाएगा। प्राइमरी समरी का टोटल आने के बाद में हम इस परसेंटेज का यूज़ करेंगे सेकेंडरी समरी बनाने के लिए। तो व्हाट वी कैन से इज कि जो S1 का होगा वो 1700 तो होगा ही होगा, प्लस समथिंग ऑफ S2 होगा, तो S2 S1 को 10% दे रहा है, तो ये हो जाएगा 0.1 ऑफ S2, और जो S2 होगा वो होगा 539 प्लस 0.1 ऑफ S1 ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर S1 की जगह डाल देते हैं हम लोग, 539 प्लस 0.1 ऑफ S1 going to be minute
मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आने वाली है, तो अगर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा तो फिर तुम लोग समझ जाना कि भैया की अर्जेंट कॉल आ चुकी, ठीक है। ओके, किसकी कॉल आ रही है भैया? अरे भाई जानते तो हो, काम काम नो आराम, काम काम नो आराम। यस भैया, तो उन्हीं कामों के बीच में तुम्हारे लिए समय निकाल के हमें ये सब करना पड़ता है, जैसा कि तुम लोगों को पता है। हाँ भैया, हमें सब पता है। तो हो जाएगा 709 डिवाइड बाई 0.99, तो दिस इज गोइंग टू बी 716, ठीक है। तो 716 आ जाएगा S2, तो इसको डाल दो यहाँ पर, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 1700 प्लस 0.1 ऑफ S2 इंटू 0.1 प्लस 1700, तो ये आ रहा है S1 का वैल्यू 1772, राउंड ऑफ कर देते हैं, 1772 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 और S2 हमारा आ चुका है। लेट्स जंप टू पेज नंबर 6, जहाँ पर हम लोगों को सेकेंडरी समरी बनानी है। सेकेंडरी समरी में अगेन डिपार्टमेंट्स का नाम क्या है? P1 P2 P3 S1 S2। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी क्या है? 7687। ऐसा टाइप का अमाउंट आता है तो राउंड ऑफ को बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बस 1-2 रुपए के लिए चेक करना पड़ता है, तो वो तुम लोग को ध्यान में रखना है सॉल्व करते टाइम में कि तुम ये चीज़ चेक करोगे। ओके, स्पेशली S1 S2 जीरो हो जाने चाहिए, लेस S1 लेस S2। S1 का टोटल कितना है? 1772। इसको बांटना है हम लोगों को, परसेंटेज देखो दिया हुआ है 20 30 40 और 10। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका टोटल सेम आना चाहिए, 716 आ रहा है, ठीक है। ओके, ये माइनस हुआ, देन 539 प्लस 177, तो ये 716 आ रहा है टोटल। इसको माइनस करेंगे और चारों में बांटेंगे, तो इसका परसेंटेज जो है वो है 40 20 30 10। ओके, चलो, तो चलो अब इसका टोटल लगा लेते हैं। ये तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। 7687 प्लस 354 प्लस 286, तो आ रहा है 8327। 9654 प्लस 532 प्लस 215, तो आ जाएगा 10401। 9154 प्लस 709 प्लस 143, तो ये आ रहा है 10006। डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ आवर्स से, जो इसके नंबर ऑफ आवर्स हैं वो हम लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, राइट। 3070 4475 2419, ठीक है। तो इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है? 8327 डिवाइडेड बाय 3070, तो ये आ रहा है पर आर 2.71, रेट पर आर 2.71। 10401 डिवाइडेड बाय 4475, तो ये आएगा 2.32, और 10006 डिवाइडेड बाय 2419, तो ये आ जाएगा 4.14। तो दिस इज द पर आर रेट एज वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अब क्वेश्चन ने हमको ये बोला है कि आपको एक जॉब दिया हुआ है एक्स, तो उसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है फॉर जॉब एक्स, आप लोग को ये करना ही था, इसका 2 मार्क्स है, ठीक है। फॉर जॉब एक्स डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 50, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 30, और ओवर हेड्स हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग निकालना है। ये देखो आर्स दिए हुए हैं ना 453, तो यहाँ पर लिख देते हैं 453 P1 P2 और P3 का, और रेट हमने ऊपर निकाला है 2.71 2.32 और 4.14। तो अब ये ओवरहेड्स का टोटल आएगा 4 इंटू 2.71 मेमोरी प्लस 5 इंटू 2.32 मेमोरी प्लस 3 इंटू 4.14 मेमोरी प्लस MRC करेंगे तो 34.86 आ जाएगा, प्लस 30 प्लस 50, तो ये आ रहा है 114.86, ये आएगा हमारा टोटल, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में बेसिकली निकालना है। इस क्वेश्चन का ये गेम था, ठीक है। अब आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और आंसर्स आपको चेक करने हैं, प्राइमरली आपको आंसर चेक करना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान देना है तुम लोग। क्या अगर मैं अभी प्रेजेंटेशन कराऊंगा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम टाइम पे तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
और टेस्ट सीरीज दे रहे हो एज द केस में भी, तो एग्जाम टाइम में तुम्हारा कम से कम टाइम लगे। तो मैं तुम लोग को आंसर्स दे भी रहा हूँ, एट द सेम टाइम क्रॉस चेक भी करा दे रहा हूँ और एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो मेरे को लगता है पूरे पूरे ऑलमोस्ट सॉल्व कर देता हूँ, बस फॉर्मेट ही तो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसको तुम लोग चेक कर लेना एक बार, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।